सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो हिंदू एनालिसिस के अंदर यूपीएससी ओरिएंटेड जो कंटेंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आज जो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, वन इज़ द वार्म वैक्सीन। अब ये भी एक टॉपिक है, साइंस का टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय वार्म वैक्सीन, वार्म स्टीयर, कॉस्मिक रेज, रेमिशन पॉलिसी, वाई फॉग इन नॉर्थ इंडिया, टॉर्नाडोस फॉर्मेशन, एआई एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब आप मानो कि न्यूज़पेपर में भी कंपटीशन लगता है चलने लग गया है, और कंटेंट का कंपटीशन है कि अच्छा कंटेंट, यूपीएससी रेलिवेंट कंटेंट कैसे दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो और अधिक चीज़ें ऐड हो रही, जैसे अब हिंदू के अंदर, साइंस के अंदर भी आप देखोगे तो आते हैं टॉपिक्स, बहुत अच्छे आने लग गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के दो दो पेजेस होने लग गए हैं, तो ये भी एक डेवलपमेंट बड़ा देखने को जो है मिल रहा है। अब ये देखो, यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स, अब यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। हम इनको इग्नोर हम करते जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करना ही है। तो देखो ये सारे टॉपिक्स हैं, साइंस का टॉपिक, एनवायरनमेंट का टॉपिक, साइंस का टॉपिक, पॉलिटी का टॉपिक, वाई फॉग इन नॉर्थ इंडिया, जोग्राफी देखो, जोग्राफी के टॉपिक्स ये देखो दो बन गए हैं एडवांस जोग्राफी के टॉपिक्स। एआई और ग्लोबल इकोनॉमी का टॉपिक ये है, तो यहाँ पे इकोनॉमी और साइंस दोनों को लिंक करके एक अच्छा एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन देखो आज मैंने जो गोवा में इंसिडेंस हुआ है तो उसमें उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए आज बनाया है, बहुत सोच के बनाया है। विदाउट एथिक्स एंड इमोशन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट विल नॉट ब्रिंग ओवरऑल वेल बीइंग इन सोसाइटी। 10 नंबर पे लिखना है, नैतिकता और भावना के बिना आर्थिक सशक्तिकरण समाज में समग्र कल्याण नहीं लाएगा। परीक्षण करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फ्रेम करने में भी थोड़ा थिंकिंग लगी है, और मैंने जैसा बोला कि जो भी कंटेंट आप पढ़ें तो उसमें कैसे प्रश्न बनते हैं वो देखना ज़रूरी है, और ऐसे क्वेश्चंस को लिखने की आदत होना ज़रूरी है। इधर उधर हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए वन लाइनर टाइप कंटेंट के लिए। अब यहाँ पे दूसरा देखो, फॉर एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी तो आप मुझे मैसेज करें इस नंबर पे, मतलब कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। अगर कोई अर्जेंट है तो फिर मैं आपको नंबर दूंगा। फिर यहाँ देखते हैं, ये सौरभ पांडे CSE ऐप नहीं डाउनलोड किया तो ज़रूर से डाउनलोड कर लें, और इसमें जो क्लासेस हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप में क्लासेस करना चाहते हैं तो web.saurabhpande.upsc.com, ठीक है, saurabhpande.upsc.com, इस पे आप इस पे ऐसा टाइप करके URL में आप लैपटॉप में भी क्लासेस अपनी कर सकते हैं और कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर देखो अभी मेंटरशिप प्रोग्राम की कल पहली क्लास है, मैं यूट्यूब में भी वो डाल दूंगा क्लास। मेंटरशिप प्रोग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया है उसके टारगेट्स मैंने दिए, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या टारगेट्स दिए हैं, कैसी क्लास हुई है। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल आई होप आप लोगों ने कर लिया है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो है ये आपका चल ही रही है। 13th टेस्ट जो है संडे को रात को 9 बजे होगा। तो आप लोग संडे को, मतलब संडे को रात को 9 बजे आपको 13th टेस्ट होगा। तो सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके आप क्लासेस कोर्सेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शनल फॉर UPSC की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल क्लासेस बैच 2 ऑलरेडी चल रहा है, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी ये आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, टोटल 50 टेस्ट हैं, और अभी मैं कई सारे कोर्सेस लेकर आऊँगा आपके प्रीलिम्स के लिए। एक तो एग्रीकल्चर का, एक IR का कोर्स होगा, और एक एडवांस करंट अफेयर्स का पूरा एक्सप्लेंड होगा, जिसमें हम 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें एडवांस ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हर चीज़ जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो आपकी कवर होंगे लास्ट 2 ईयर्स के। तो ये 3 कोर्सेस अभी अपकमिंग है, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, और इन सबको मैं फ्री यूट्यूब के अंदर कवर आप लोग के लिए कराऊंगा। लक्ष्मीकांत की क्लास होगी, उसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे लक्ष्मीकांत है, GC लियोंग है, स्पेक्ट्रम है, ये सारी चीज़ें आपको फ्रीली आई विल कवर ऑन यूट्यूब में सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, वार्म वैक्सीन का कंसेप्ट है ना। तो वार्म वैक्सीन का कंसेप्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय वार्म वैक्सीन। तो ये थोड़ा सा देखना पहला, क्यों टॉपिक न्यूज़ में है, क्योंकि अभी जो हीट टॉलरेंट वैक्सीन है वो डेवलप की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। और अभी कुछ समय पहले की न्यूज़ है कि एक वार्म वैक्सीन डेवलप की गई थी बेंगलुरु बेस्ड मिनवैक्स लेबोरेटरी के द्वारा, और इसको फिर इसकी सारी टेस्टिंग और सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर हुई थी। तो ये भी थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि आप देखो कुछ समय पहले भी ये प्रश्न इन्होंने पूछा था कि वैक्सीन का नाम देकर, और कंपनी का नाम भी दे रखा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये प्रश्न आप लोग के लिए फ्रेम हुआ था, तो इसलिए हमें अवेयर होना चाहिए थोड़ा सा। अब देख लेते हैं, देखो जैसे क्या आता है कि
जनरली कोई भी वैक्सीन को अगर आप भेजते हैं कहीं भी, जैसे मान लो वैक्सीन को आप सेंड करें, तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि हर जगह रेफ्रिजरेशन होना ज़रूरी है। इवन जैसे वैक्सीन है, अब यहाँ से ये फ्लाइट से पहुँची, फिर ये रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, यहाँ पे फिर रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, और जहाँ पहुँचा वहाँ भी रेफ्रिजरेशन होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर अगर बहुत हाई हो जाए, या मान लो जो भी रेफ्रिजरेशन है उसमें कुछ कमी आ जाए, जैसे यहाँ पे 0 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और यहाँ भी रेफ्रिजरेशन होना चाहिए। अब जनरली होता क्या है कि जैसे मान लो ऐसी स्थिति ना पहुँचे, अब वैक्सीन मान लो भारत से जा रही है, एक एग्जांपल लेते हैं, और वो वैक्सीन एक गांव देहात इलाके में जा रही है किसी दूसरे देश की या हमारे देश में भी, और वो टेम्परेचर जो चाहिए उस टेम्परेचर में वैक्सीन स्टोर्ड नहीं हो, ख़राब हो जाएगी, और उस वैक्सीन को अगर लगा दिया तो वो उल्टा असर कर देगी, बीमार कर देगी, और बहुत सारी बीमार, मतलब वो डेडली हो सकती है, वो वैक्सीन काफ़ी नुकसान कर सकती है। तो ये देखो, ये कंसर्न है, इस पर काम करना ज़रूरी है, और रिसर्च भी चल रही बहुत समय से कि क्योंकि जैसे जनरली देखा जाए तो जितनी भी वैक्सीन हैं, अगर उनके लिए टेम्परेचर लगभग 2 से 8 डिग्री का चाहिए। अब 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल तो नहीं होता, 25-30 डिग्री तो चलो मिल जाता है, लेकिन 200 से 8 डिग्री तो आपको प्रॉपर रेफ्रिजरेशन चाहिए। इवन कहा गया कि इवन कई ऐसी हैं जिनमें आपको 0 डिग्री या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वहाँ तक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब प्रयास ये किया जा रहा है, जिसे हम वार्म वैक्सीन का कंसेप्ट कह रहे हैं। तो ये वैक्सीन ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर सकती हैं 90 मिनट्स तक, और 70 डिग्री सेल्सियस में 16 घंटे तक, और 37 डिग्री में अगर है तो मोर देन अ मंथ। अब इसमें देखो बहुत सारे लॉजिस्टिक कॉस्ट आपके बच जाएंगे, कि वैक्सीन को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप सिंपली इनके माध्यम से कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अब ये तो बहुत मतलब इस टेम्परेचर में 90 मिनट तक, इस टेम्परेचर में 16 घंटे तक, इस टेम्परेचर में 1 महीने तक, कहाँ 2 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपकी वैक्सीन खराब हो जाएगी। तो ये जो वैक्सीन्स हैं जो इस टेम्परेचर में स्टोर की जा सकती हैं, इन्हीं को वार्म वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, पढ़ा भी हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, तो इसे ही हम वार्म वैक्सीन शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज वार्म वैक्सीन। तो अभी इसके लिए जब जैसे अभी ये कोरोना कोविड की बात हो रही है, कोविड की वार्म वैक्सीन डेवलप की गई। इससे पहले भी ऐसा नहीं कि कोई वैक्सीन ऐसे वार्म वैक्सीन नहीं डेवलप की गई, बट कुछ वैक्सीन मेनिंजाइटिस से या ह्यूमन पैमिलो वायरस जो है कॉलरा, इनसे रिलेटेड है, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस में वर्क कर सकती हैं। तो ऐसी वैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास हैं। वी हैव ऑलरेडी डेवलप दिस वैक्सीन। बट अब कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के कंटेक्स्ट में भी ये वैक्सीन आपकी डेवलप की गई है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी के अंदर या फिर एनवायरनमेंट के अंदर है, और 2023 जो है बहुत ही गर्म साल हुआ है। कमेंट सेक्शन बताओ कि अगर मान लो टेम्परेचर बहुत हाई है तो इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या होगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो, और कब आप सेशन अटेंड करते हो ये भी ज़रूर से बताओ। चलो, कल हमारी मेंटरशिप की पहली क्लास थी, और इस सैटरडे को हमारी सेकंड क्लास होगी। तो कल मैंने आपको स्पेक्ट्रम से स्टार्ट किया था, और है ना, तो स्पेक्ट्रम से स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने कुछ टारगेट्स दिए थे आपको, तो वो मैं आपको बता देता हूँ एटलीस्ट, है ना। तो आप मान लो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई मिस कर गया हो उस क्लास को, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखो 10 जनवरी को हमारी ये जो क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको एशिया का मैप पढ़ने के लिए दिया था, वाटर बॉडीज़ के अराउंड जो देश हैं उनको। स्पेक्ट्रम के लिए जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग अगली क्लास में इसको रिवीजन करेंगे। पीसेंट मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट में जो मूवमेंट हुए थे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं। PIQs को मैंने आपको जो करने का टारगेट दिया था, जो 2013, 14 और 15 के, जिनके फिर मैं आपके ट्रिक्स और वो सब आपको बताऊंगा जब आप ये सब पढ़ के आएंगे। लक्ष्मीकांत में मैंने आपको हिस्टोरिक अंडरपिनिंग और सोर्सेस और शेड्यूल ये करने को दिया था। सीसैट में 2018 के पेपर को करने को दिया था, जिसमें 5 आपको पैरा करने थे, मतलब 5 आपको जो क्या कहते हैं हम 5 आपको जो आपके पैरा होते हैं उनको करना है। और उसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। मैथ्स के क्वेश्चंस करने को बोले थे, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर कंप्लीट करने को बोला था। जो क्लासेस चल रही हैं, जैन सर के द्वारा क्लास ली भी जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी वाला पूरा हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये सब हो ही चुका है, तो आप लोग वो क्लासेस कर लेंगे। ये सारा टारगेट मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम को दिया है। अब इसमें मैंने आपको कंडीशंस रखी हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या रखी है कि जो जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो भी प्रोग्राम का हिस्सा है, मैं इन्हीं जो मैंने आपको टारगेट्स दिए, इनसे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। आप भले गलत आंसर करो, बट आपको रिस्पॉन्ड करना है।
3 कॉल करूँगा। मान लो कोई क्लास किसी वजह से नहीं अटेंड कर रहा तो मैंने आपको कहा है कि आप मुझे मेल में इन्फॉर्म करें। और अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं, मेरे पास क्योंकि सबका नंबर भी है, मैं कॉल करूँगा, 3 कॉल करूँगा। अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर मैं आपको मैसेज व्हाट्सअप में किया और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्लास ख़त्म होने तक, तो फिर यू विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम द कोर्स। ये बहुत सिंपल सी बात है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि आपको इन टारगेट्स को पूरा ही करना है। जो टारगेट मैंने आपको दिया तो आपको कोर्स से मैं हटा दूंगा, फिर आप चाहे इधर जाओ उधर जाओ, आपके ऊपर है। इसका सिर्फ एक लॉजिक है कि आपके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए जो जो टारगेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। जो वो पूरा करना ही करना है, भागना नहीं है। कोई क्वेरी है नहीं समझ में आता है तो हम लोग की मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, अब वहाँ पूछो, क्योंकि ये सब मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। फिर नया टारगेट आपको मिलेगा, जैसे PIQs के माध्यम से 2013, 14, 15 किसमें कैसे ट्रिक्स होती हैं, क्वेश्चंस को कैसे देखना है, कैसे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जैसे CSAT में पैराग्राफ कैसे अटेंड करना है, और बाकी क्लासेस आपकी यूट्यूब के अंदर हैं और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये है, CSAT का भी शायद कोर्स आएगा, जैन सर लॉन्च करेंगे, तो ये सब चीज़ें आएंगी, ये सब रहेगा, ठीक है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये शुरुआत 10 तारीख से, जैसा मैंने आपको कहा था, वो हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को वो क्लास होगी। तो जो अभी सोच रहे हैं कि ठीक है करना है नहीं करना है, ठीक है, वो आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बट जो ज्वाइन कर लिए हैं और किसी वजह से कल अगर क्लास आपके मिस हो गई है, तो इसलिए मैंने इस सेशन में आपको इस इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि आप लोग सब सीरियस स्टूडेंट्स हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो ये चलो यहाँ पे देखते हैं। लास्ट ईयर प्लैनेट को हॉटेस्ट ईयर के रूप में कंसिडर किया गया है, वर्ल्ड का वार्मेस्ट लास्ट 1 साल में किया गया है। तो ये आपकी यूरोपियन यूनियन की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अंदर ये मतलब जो रिपोर्ट है इसमें ये चीज़ कही गई है। अभी इस साल कह रहे हैं और ज़्यादा होगा। अब ये अभी का समय देख लो, इसमें कहा गया कि अभी एक न्यूज़ में ही मैंने देखा कि जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग में बर्फ़ ही बिल्कुल नहीं है। गुलमर्ग इस समय पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन इसमें बर्फ़ ही नहीं है। ऑल दो अभी जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और उस पर जो इंक्रीज़ है अबाउट 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो अभी देखने को नहीं मिला है। बट अब जिस हिसाब से चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, हो सकता है 2014, 2023 से भी ज़्यादा गर्म आपका हो सकता है। कई प्रकार के आप कह सकते हैं स्टेप्स ली जाते हैं, कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, सबमिट की जाती हैं, बट जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आपका नहीं हो रहा है। अभी CO2 का एमिशन है फ्रॉम बर्निंग कोल, ऑयल, गैस, इसकी वजह से काफ़ी CO2 का एमिशन भी बढ़ रहा है। लास्ट ईयर कंसंट्रेशन जो CO2 का एटमॉस्फेयर में वो बहुत हाई बढ़ गया था, लगभग 419 पार्ट्स पर मिलियन हो गया था, ये बहुत ज़्यादा है। और ये भी कहा गया कि एवरी डे मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन द प्री इंडस्ट्रियल टाइम। तो ये भी है कि हर दिन जो है, अगर प्री इंडस्ट्रियल टाइम की बात करें, मतलब प्री इंडस्ट्रियल टाइम का क्या मतलब होता है कि जैसे जब लाइक मिड ऑफ 18th सेंचुरी, जब ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना अधिक हुआ नहीं था, तो उस समय जो टेम्परेचर था कंपेरेटिवली लेस था। अब टेम्परेचर आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फिर इसमें यह भी कहा गया कि जो ह्यूमन फैक्टर है तो है, मतलब हम लोग जो एमिशन, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन और ये सब करते हैं, वो तो है ही क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो एल नीनो इवेंट है, एल नीनो इवेंट क्या है, जैसे जो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है उसका पानी गर्म हो जाता है, तो जो ये एल नीनो इवेंट है ये भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है सूखा पड़ना और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो ये भी हायर ग्लोबल टेम्परेचर के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ऑल्दो कि रिवर्स साइकिल, हाई टेम्परेचर से एल नीनो इवेंट भी होता है, ये भी कहा जाता है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि एल नीनो इवेंट भी आपका फैसिलिटेट करेगा हाई टेम्परेचर, मतलब फैसिलिटेट करेगा हाई टेम्परेचर। तो ये इवेंट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल फ्रॉम आउटर स्पेस कुड हेल्प फिजिक्स। तो ये यहाँ पे हम ये इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, और इसमें वी विल डिस्कस अबाउट कॉस्मिक रेज। ये एक टॉपिक आ जाता है आपके लिए, कॉस्मिक रेज के ऊपर एक टॉपिक जो है वो फ्रेम हो जाता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। साइंस वाले उसमें आप नोट कर सकते हो। सो बेसिकली कॉस्मिक रेज की क्या अगर हम बात करें तो ये क्या है, दीज आर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, और ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो कि आउटर स्पेस और सन से आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इफ़ यू टॉक अबाउट कि जो सूरज है, या फिर आप कह सकते हो कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, वो हमारे अर्थ तक रीच करते हैं, दे रीच अर्थ। और ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं है ना, इन्हीं एनर्जेटिक पार्टिकल्स को ही जो आपके आ रहे हैं, ये हम कॉस्मिक रेज भी इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे इसमें प्रोटॉन हैं, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये प्रेजेंट है, जिसमें हीलियम प्रेजेंट होता है,
एंड ओनली लो इंटेंसिटी कॉस्मिक रे जो रेज हैं अर्थ सरफेस तक रीच करते हैं, हाई इंटेंसिटी रीच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है या एटमॉस्फेरिक लेवल में चीज़ें हैं, उस वजह से नहीं रीच कर पाती है। एनर्जी जो है बेसिकली लॉस्ट कब हो जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही इनकी ज़्यादातर एनर्जी लॉस हो जाती है एज दे स्मैश इनटू द एटम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड प्रोड्यूस अ शावर ऑफ अदर पार्टिकल्स। तो देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो भी ये पार्टिकल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम इन्हें लाइक वी टॉक अबाउट द कॉस्मिक रेज या जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, दीज एनर्जेटिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो दूसरे एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा के कुछ और फॉर्म कर देते हैं। तो इस वजह से सिर्फ हाई या वी कैन से हाई नहीं, लो जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं वही हमारे एटमॉस्फेयर तक रीच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये सारे पार्टिकल्स जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स पे अगर हमारे मतलब हमारे अर्थ तक रीच करें तो लाइफ सस्टेन कर ही नहीं सकती थी, ये है। तो ये भी ध्यान रखना। 1930s में द स्टडीज ऑफ कॉस्मिक रेज लेड टू साइंटिस्ट टू डिस्कवर मैनी देन अननोन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी भी हुई थी 1930s के अंदर। अब कई सारे जो डेटा कलेक्ट हुए, जैसे टेलीस्कोप एरे प्रोजेक्ट है, और उसमें ये एक पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं एमेटेरासु कॉस्मिक रेज। अब इसमें जो एनर्जी है वो है लगभग 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी इतनी है। मतलब ये भी क्या है, ये भी कॉस्मिक पार्टिकल्स, मतलब बाहर से यूनिवर्स से हमारे अर्थ के सरफेस तक रीच करते हैं, और इनकी जो एनर्जी है दैट इज़ अराउंड 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, जैसे जूल है वैसे ही ये भी आपके एनर्जी की यूनिट है। और जो भी एनर्जी मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, सब एटॉमिक मतलब जो एटम के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब हैं, और भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट, तो उनकी जो एनर्जी नापी जाती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंटेक्स्ट में ही नापी जाती है। ये कुछ है जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, लाइक 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के आसपास आपका होता है। और लाइट पार्टिकल्स जो हैं सनलाइट के अंदर, दे हैव एनर्जी ऑफ अराउंड 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है। अब इसमें थोड़ा सी फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई हैं। मास एनर्जी जो है सिंगल हिग बोसोन पार्टिकल का विच इज़ कंसीडर्ड हैवी इज़ 125.1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉस्मिक रेस की अगर हम बात करें तो जनरली 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इतनी एनर्जी आपकी रहती है। तो देखो इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, बट जिस तरीके से साइंस के आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न होते हैं तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे हिग बोसोन की बात करें तो हिग बोसोन ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स आप कह सकते हैं जो किसी को मास प्रोवाइड करता है। मतलब ये कहा जाता है कि ये ऐसे स्मॉल पार्टिकल हैं जो कि जिसमें फिर दूसरे आके पार्टिकल्स जो हैं आके चिपकते हैं, और फिर एक प्रकार से कोई भी पार्टिकल उसका मास जनरेट होता है, मतलब है ना। तो ये एक बेसिक लेवल के पार्टिकल हैं जो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो मास है वो आपका जनरेट होता है। एमेटेरासु जो कॉस्मिक रेज हैं, इनका जो एनर्जी है ऑफ 240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या 240 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत हाई है। अब देखो व्हाट डू कॉस्मिक रे एनर्जी टेल अस, क्या हमें बताते हैं ये जो पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल जो कॉस्मिक रेज हैं विथ मोर एनर्जी देन अराउंड 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डोंट सर्वाइव बियॉन्ड सर्टेन डिस्टेंस इन स्पेस। तो देखो ये बाकी चीज़ तो है, लाइक जैसे आपको अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज होती हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसमें आप कह सकते हैं इनकी जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सोर्सेस मतलब बियॉन्ड आवर गैलेक्सी जो है वहाँ से रिलीज भी होते हैं। बट अगर मान लो पार्टिकल की साइज़ बहुत मतलब एनर्जी बहुत हाई है, अगर एनर्जी हाई है तो जैसे मैंने आपको कहा कि दे विल नॉट बी एबल टू रीच आवर एटमॉस्फेयर, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर रीच करके मतलब अर्थ सरफेस तक रीच नहीं करेंगे। एटमॉस्फेयर में मौजूद दूसरे पार्टिकल्स उनसे वो रिएक्ट करके या टकरा के, या आप कह सकते दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट आपके हो जाते हैं। वेयर डिड एमेटेरासु कम फ्रॉम, ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहा गया कि ये बेसिकली लाइक इफ यू लुक along the direction it came towards its points of origin there is nothing to be seen, meaning it appears to have come from empty part of the universe। तो देखो जो भी ये कॉस्मिक रेज होती हैं तो कहाँ से आ रही हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी कहीं हो रही है, वहाँ से ये पार्टिकल्स आपके रिलीज हो रहे हैं। तो ये कहा गया कि जैसे ये पार्टिकल्स हैं दे कम फ्रॉम मतलब उनका जो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब ये कहा गया कि दे आर कमिंग फ्रॉम एन एम्प्टी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। एम्प्टी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि किसी स्टार से आएंगे या किसी गैलेक्सी से आएंगे तो चलो
पता चलेगा कि अच्छा इस गैलेक्सी से, इस स्टार से या किसी प्लैनेट से ऐसा आ रहे हैं। लेकिन जो खाली हिस्सा है यूनिवर्स का, जो डार्क मैटर जिसमें आप, या डार्क एनर्जी जहाँ प्रेजेंट है, वहाँ से ये पार्टिकल्स आपके आ रहे हैं। ये जो कॉस्मिक रेज हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड ओरिजिनेट होते हैं जिसे हम गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज बोलते हैं, और हाई एनर्जी पार्टिकल्स एमिटेड बाय द सन कॉल्ड सोलर कॉस्मिक। तो यहाँ पे आपको दोनों का अंतर समझना है। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे इन पार्टिकल्स को, तो एक तो GCR होता है और एक तरफ आपका सोलर कॉस्मिक रेज होते हैं। सोलर, तो GCR बेसिकली क्या है, गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज, ये आपको याद रखना, दे आर कॉल्ड गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज। तो ये जो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज ऐसे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड ओरिजिनेट होते हैं, और फिर आपके जो सोलर सिस्टम के विद इन उन्हें हम सोलर कॉस्मिक रेज कहते हैं। दीज सोलर कॉस्मिक रेज जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम सोलर फ्लेयर्स। अभी शायद 2023 या 22 में देखोगे तो सोलर फ्लेयर्स बेसिकली प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो सोलर फ्लेयर्स क्या है? सोलर फ्लेयर जैसे मान लो कि आपका ये सूरज है, ठीक है, दिस इज सन। अब इस सन से जो चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, तो अब मान लो ये आपका सन है और इस सन से जो चार्ज पार्टिकल्स आपके रिलीज होते हैं, दी चार्ज पार्टिकल्स आपके रिलीज होते हैं। तो ये रिलीज होने के सन जो है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये आपके रिलीज होते हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स दे आर रिलीज्ड, और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को वी कॉल देम एज सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड भी कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये कैसे, इनके फॉर्मेशन के पीछे क्या रीज़न है, क्या फैक्ट है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट करो, बताओ। बहुत बार एक्सप्लेन किया है मैंने, और हमारी पृथ्वी में ऐसा क्या है जिससे हम इन सोलर विंड या सोलर फ्लेयर से बच पाते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताना। इन मॉडर्निटी दिस द पार्टिकल इन दिस रे हैव कम टू बी कॉल्ड एज सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं जो हैं दे हैव कम टू बी कॉल्ड, इन्हें हम सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी हम कहते हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल्स आपके रिलीज होते हैं, तो सोलर फ्लेयर्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, और सोलर कॉस्मिक रेज भी यहीं से जनरेट आपका होते हैं। सो इन कॉस्मिक रेज को हम ट्रैक कर सकते हैं, और हम कुछ जानकारी हमें मिल सकती है। हीलियम टू हाइड्रोजन न्यूक्लिया, इनका क्या रेशियो है, हाइड्रोजन और हीलियम का क्या रेशियो है, अबाउट 28 to 100 है। लगभग 28 ग्राम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ प्रोटॉन इन कॉस्मिक रेज। तो मतलब उनका जो एक केमिकल कॉम्पोजिशन, या आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। अब इनकी स्टडी हम कर सकते हैं कि इनकी स्टडी करने से हमें ये पता चलेगा कि अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हम पार्टिकल से करते हैं तो इतनी एनर्जी जनरेट होती है। तो हम अपनी एनर्जी नीड को अगर हम फ्यूचर के अंदर, मान लो जैसे ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो हम रन भी कर रहे हैं, जिसमें वी आर ट्राइंग टू, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब सूरज में जिस तरीके से एनर्जी जनरेट होती है, वैसा हम पृथ्वी के अंदर भी एनर्जी जनरेट करके अपनी एनर्जी नीड को मीट कर पाएँ, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो ये एक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉक अराउंड रेमिशन पॉलिसी, पॉलिटी का टॉपिक है। ठीक है, ये पॉलिटी का टॉपिक है। तो यहाँ पे हम इसके पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे ये देखो, यही हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि डेमोक्रेसी में सस्टेन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट, या उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लो कभी भी कोई डिसीजन अगर है तो उस चीज़ को चेक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मान लो किसी फैक्टर की वजह से कोई डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन अगर सही नहीं है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो वो भी किया जा सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन जो 11 कन्विक्ट्स को दिया गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना, तो ये जो गुजरात राइट का केस था और बिल्किस बानो का ये जो केस था, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो जब कम्युनल राइट हुए थे गुजरात में, तो जो 11 कन्विक्ट हैं उनको रेमिशन दे दिया गया था। रेमिशन का मतलब ये हुआ कि उन्हें रिहा कर दिया गया था सज़ा एक कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ये रेमिशन ऑर्डर पास किए गए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा कि ऑल्दो ये बेस्ड था सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डायरेक्शन पे, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ कही गई कि जो चीज़ें प्रस्तुत की गई थी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल कोर्ट के सामने, वो सही नहीं थे, और इस वजह से जो भी डिसीजन पहले लिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा वो सही नहीं है, और उसको रिवर्स किया गया, और 2 हफ्ते के अंदर ये 11 के 11 जो कन्विक्ट हैं इनको दोबारा से जेल में लेकर आने की बात की गई है। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है क्लेमेंसी पावर,
क्लेमेंसी पावर किसके पास है? आर्टिकल 72 ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास, और आर्टिकल 161 ये ऑनरेबल गवर्नर के पास ये पावर होती है, जो कि पार्डन प्रोवाइड कर सकते हैं, कम्यूटेशन, रेमिशन ये प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ये जो पावर है दिस इज वेस्टेड इन द हेड ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव टू बी एक्सरसाइज, और ये है किसकी एक्सरसाइज की जाएगी? लाइक अगर मान लो प्रेसिडेंट है तो होम मिनिस्ट्री जनरली या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे हम कह सकते हैं, तो उनके एडवाइस में ही प्रेसिडेंट जो है काम करेंगे, या गवर्नर है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, उनके एडवाइस में ही किया जाएगा। इसके अलावा जो अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 432 ऑफ द CVRPC जो है दे में ऑल्सो रिमिट द होल और पार्ट ऑफ द पनिशमेंट टू विच कन्विक्ट हैज बीन सेंटेंस्ड। अब यहाँ समझना कि अगर किसी को जैसे मान लो उसको 10 साल की सज़ा हुई है और उसने 5 साल का कर लिया है और 5 साल की छूट देनी है, तो एक तो वो दिया जा सकता है एज पर आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है सेक्शन 432 के अंदर CRPC के कि वो रेमिट कर सकती है होल और पार्ट ऑफ द पनिशमेंट। इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो केस है, रेमिशन जो है वो किया जा सकता आफ्टर द पीरियड ऑफ 14 ईयर्स इन जेल एज पर सेक्शन 433A ऑफ द CRPC। तो ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली थोड़ा समझना है कि अगर क्या स्टेट गवर्नमेंट भी रेमिशन दे सकता है, तो आंसर इज यस, दे सकते हैं। तो उसमें वो पावर कहाँ से आ रही है? वो CRPC के अंदर आ रही है। अब ये देखो IPC CRPC इनकी जगह अब नए लॉज आ रहे हैं, तो उसमें क्या प्रोविजन है वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट ज्योग्राफी का देख लेते हैं। वाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग हैविली लास्ट वीक ऑफ 2030, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक आपका ज्योग्राफी का फ्रेम हो जाता है, दिस इज लिंक्ड विथ ज्योग्राफी। अच्छा, आई होप आप लोग 5am सीरीज को सीरियसली सभी लोग कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, कमेंट जरूर से करें, हिंदू सेशन कंटिन्यूसली देखते रहें। और मैंने आपको कहा है कि कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, सेशन अटेंड करते रहना, क्योंकि देखो सुबह 5am सीरीज होती है, फिर उसके बाद हम लोग का हिंदू सेशन मुझे रिकॉर्ड करके और फिर मैं आपको दे रहा हूँ। आई होप इस फॉर्मेट में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कंटेंट तो आपको बढ़िया तरीके से विजिबल है ही, है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि वाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग हेवनली लास्ट वीक ऑफ द 2023। तो फॉग क्या है? फॉग बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन इवापोरेटेड वाटर हैज कूल्ड डाउन एंड कंडेंस्ड। अब देखो ये डेफिनेशन रट लेना, जिससे जनरली आज के समय में थोड़ा ट्रेंड हो चुका है कि फॉग क्या है, या ऐसा कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब जनरली जैसे उसी से लिंक्ड प्रश्न की फॉग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसा कुछ प्रश्न है, क्योंकि न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है। तो ये क्या है कि कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट। अब जनरली क्या है कि जैसे पानी है, पानी इवापरेट हुआ, इवापरेट जब पानी होगा, जब पानी इवापरेट होता है जनरली, अगर आपको देखो इफ यू विल सी हियर, तो अगर सपोज करो कि अगर पानी जो है ये आपका है, अब पानी अगर इफ वाटर इज इवापरेटिंग, तो वाटर अगर इवापरेट होगा, जैसे पानी अगर इवापरेट इस तरीके से हो रहा है, तो ये क्या है, अगर इवापरेशन हो रहा है तो वो क्या है, वाटर वेपर है, इट्स अ वाटर वेपर। तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है कि लिक्विड जो है, लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। अब जनरली क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ये जो गैस है अगर टेम्परेचर बहुत ही लो हो गया, तो यही वाटर वेपर कंडेंस करके दोबारा लिक्विड स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फॉग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन थोड़ी सी ये थोड़ा सा एक डेफिनेशन आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। तो फॉग इज नथिंग बट अ थिक क्लाउड, बट ये क्या है, इट्स अ वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, बहुत ही क्लोज टू द अर्थ सरफेस, क्योंकि क्लाउड के फॉर्मेशन में भी तो यही चीज़ होती है कि वाटर वेपर ऊपर जाके और जब लो टेम्परेचर होता है तो कंडेंस होके और फिर जो है बूंदे ऐड ऑन, मतलब आपका वाटर वेपर ऐड ऑन होके बूंदे बनेंगी, बूंद जब बहुत बड़ी बन गई अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगी, बारिश आपकी होती है, तो ये सब है। सो थिक फॉग फॉर्म के लिए टेम्परेचर जो है लोअर होना चाहिए और मॉइस्चर काफ़ी होना चाहिए। तो देखो ये फैक्ट आप याद रखो कि कभी भी फॉग के फॉर्मेशन के लिए दो मेजर कंडीशंस की ज़रूरत होती है। एक तो मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर के बिना नहीं होगा, इसीलिए नदी और खेत आप देखोगे ना, कई बार देखोगे, कभी आप जाओ पंजाब साइड भी जाओ तो आप देखोगे कि रोड खेतों के बीच से जा रही है और वहाँ बहुत फॉग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिंचाई जम के होती है और फिर वो पानी जो है इवापरेट होकर ऊपर की तरफ जाता है और वो फिर काफ़ी अधिक फॉग बनता है। तो एक तो मॉइस्चर है और टेम्परेचर लो होना चाहिए, दो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। इन दो कंडीशन से ही फॉग का फॉर्मेशन जो है रहता है। दूसरा ये भी कहा गया, तीसरी जो कंडीशन इसमें है कि जो टेम्परेचर है उसमें डिस्पैरिटी होना चाहिए। किसमें? ग्राउंड, मतलब जैसे सरफेस और एयर के बीच में, मतलब हवा का और ग्राउंड का टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, ये काफ़ी होना चाहिए। मतलब अगर मान लो एयर में टेम्परेचर इधर बहुत लो है तो फिर फॉग का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंडीशन याद रखना, लो टेम्परेचर, मॉइस्चर और ग्राउंड और एयर के बीच में टेम्परेचर की डिस्पैरिटी, ये दो चीज़ें याद रखना है।
दिस हैपन्स बेसिकली विंटर के टाइम पे होता है, और यहाँ पे जो फॉग है ये क्रिएट भी होता है जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है एट नाइट एंड इन द अर्ली मॉर्निंग। एरोसोल्स जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो आपके कंडेंस करते हैं। तो जनरली जो एरोसोल्स में स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, देन दे कंडेंस। हाई ह्यूमिडिटी जो है कंबाइंड विथ वाटर वेपर और मॉइस्चर, ये फॉगी कंडीशंस लेकर आते हैं। तो हाई ह्यूमिडिटी है ना, हाई ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर का काफ़ी अवेलेबिलिटी रहे, प्लस मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, हाई ह्यूमिडिटी है, फिर उसके बाद वाटर वेपर है, मॉइस्चर भी है, ये फॉगी कंडीशंस लेकर आते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच इट कूल्स प्ले अ, किस प्रोसेस से, इट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। वन प्राइमरी मैकेनिज्म जो है फॉग फॉर्मेशन में, इसे हम इंफ्रारेड कूलिंग भी कहते हैं। infrared cooling, it typically occurs when the weather is transitioning from summer to winter. In summer the ground absorbs the radiation from the sun, becomes warmer and moisture the air passing over it. When cooler weather kicks in, this mass of warm moist air come in contact with the processes that cool it. The collision prompt the water vapor in the air to condense rapidly, giving rise to fog. तो ये फेनोमेना थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान समझना। तो यहाँ पे देखो, जैसे समर का टाइम है, समर के टाइम पे क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी है, मान लो ग्राउंड सरफेस में सूरज की रोशनी आएंगी, एब्जॉर्व होंगी। अब ये क्या होगा कि रेडिएट बैक होगी, जो है वो रेडिएट बैक होंगी, तो जो टेम्परेचर होता है वो कंपेरेटिवली हायर होता है। अब आपको फॉग बनाने के लिए लो टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए, तो इवन अगर मॉइस्चर भी है बट क्योंकि लो टेम्परेचर नहीं है ये थोड़ा ग्राउंड सरफेस के ऊपर, तो फिर इसका फॉर्मेशन फॉग का नहीं होगा। विंटर में सेम सी चीज़ अगर आप देखोगे तो क्या है कि जो मास ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर जो है, मतलब थोड़ा वार्म या मॉइस्ट एयर जो है, इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द प्रोसेसेस दैट कूल इट। मतलब कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका सरफेस है, और ये यहाँ भी टेम्परेचर डिस्पैरिटी है, यहाँ एयर है, मान लो एयर थोड़ा, यहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट है, अब मान लो वाटर वेपर है। अब अगर वाटर वेपर जो प्रेजेंट है, ये वाटर वेपर का जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, दैट विल बी हाई। जैसे मान लो अगर आप एक बर्फ़ लेते हो, बर्फ़ को गर्म करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करोगे तो वाटर वेपर बनेगा। तो अगर वो वाटर वेपर में कोई चीज़ रह पा रही है तो इट सिंपली मीन्स व्हाट, इसका सिंपल सा मतलब हुआ है कि वो हाई, उसके पास हीट को उसने एब्जॉर्व कर रखा है। अगर उसको बाहर टेम्परेचर लो मिल जाएगा तो हीट रिलीज हो जाएगी और वो वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या देखना है कि जैसे अगर मान लो वाटर वेपर प्रेजेंट है, मॉइस्चर या वाटर वेपर आप मानो प्रेजेंट है, अब वो क्या है, ये वाटर वेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट जैसे ही वो लोअर टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो ये क्या है, इट इज़ बेसिकली वी कैन से कि ये जो प्रोसेस, इसको हम इंफ्रारेड कूलिंग भी बोलते हैं, इट इज़ कंसीडर टू बी इंफ्रारेड कूलिंग। और ये जो आपकी गर्म और मॉइस्ट एयर जब कांटेक्ट में आती है, वी कैन से कि लो टेम्परेचर के, या फिर ये जो ठंडी ज़मीन और ठंडे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है, तो इसके वजह से ही फिर फॉग का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि फॉग के फॉर्मेशन से रिलेटेड जो एक फिनोमेना है उसे हम इंफ्रारेड कूलिंग भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड क्या है, इसमें इंफ्रारेड एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जैसे आपका यूवी रेज है, एक्स रेज है ना, इसी तरीके से इंफ्रारेड भी है। ठीक है, तो वी कॉल इट एज इंफ्रारेड कूलिंग। अनदर टाइप ऑफ फॉग जिसे हम रेडिएशन फॉग भी बोलते हैं, इज प्रिवेलेंट एंड ऑकर जब अनसीजनेबली वार्म डे विथ हाई ह्यूमिडिटी इज फॉलोड बाय रैपिडली ड्रॉपिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे कहा गया कि एक हम रेडिएशन फॉग भी कहते हैं, ये बेसिकली प्रिवेलेंट होता है, ये ऑकर होता है जब मान लो एक काफ़ी गर्म दिन है और हाई ह्यूमिडिटी है, मतलब मॉइस्चर भी है, फिर उसके बाद तुरंत ही टेम्परेचर ड्रॉप कर जाए, तो ये फिर इससे रेडिएशन फॉग का जो है वो बनता है। ये आपके एनसीईआरटीज़ में भी दे रखा, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में। और ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉग कौन सा बनता है, किस समय तक होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है, वो वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस पे काफ़ी अधिक निर्भर आपकी करती हैं, है ना। तो आपका इंफ्रारेड कूलिंग की वजह से हो सकती हैं, रेडिएशन फॉग भी हो सकता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं कि फॉग्स मेंशन्ड हैं, एनसीईआरटी आप देख सकते हो ओल्ड वाली जो है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज नॉर्थर्न इंडियन प्रोन टू फॉगिंग। नॉर्थर्न इंडिया क्यों फॉग प्रोन है, तो यहाँ पे देखो इंडो गैंगेटिक पूरा का पूरा जो प्लेन है, अब देखो यहाँ पे आपके पास लो टेम्परेचर भी है, लो विंड स्पीड भी है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी है, और एरोसोल्स भी हैं, तो सब कुछ है यहाँ पे। तो जो कंडीशंस आपको चाहिए ठंड के टाइम पे सारी कंडीशंस अवेलेबल रहती हैं।
तो चाहे वो स्पीड, विंड की स्पीड कम हो, या मॉइस्चर है, या फिर एरोसोल्स मतलब जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें पानी की बूंदें चिपक सकती हैं, और या फिर लो टेम्परेचर, ये सब कुछ आपका अवेलेबल है। सो ये आप कह सकते हैं। फिर जो मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर कैसे आता है, जैसे मान लो अब जैसे मॉइस्चर कैसे आता है, ठंड में मॉइस्चर कैसे आता है, तो इसके लिए बोला क्या गया है, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बेसिकली कहाँ होकर होता है, मेडिटेरेनियन सी रीजन में। जो मेडिटेरेनियन सी रीजन है वहाँ से हवा के माध्यम से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लो प्रेशर और साथ में मॉइस्चर कैरी करते हुए वो हवा जो है उसको आपके नदर्न इंडिया में आता है, और वहाँ पे इस रीजन के अंदर आने से फिर वो पूरा बारिश भी होती है, और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर वाला कंडीशन भी अवेलेबल हो जाती है। एंड यहाँ तो ये जो मॉइस्चर इंकर्शन है, मतलब मॉइस्चर की जो इंडिया का जो रीजन है आप कह सकते हो, तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमारा जो ये इंडिया का पार्ट है, हिस्सा है, तो यहाँ पे जो ये आ रहा है, तो ये जो मॉइस्चर आपका आ रहा है इस टाइप से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहा है, तो ये जो मॉइस्चर इस रीजन पे आएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मॉइस्चर इनकर्जन। इसके लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं दैट इज़ मॉइस्चर इनकर्जन। और ये जो मॉइस्चर इनकर्जन है ये किसकी वजह से आ रहा है, बेसिकली इट इज़ बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इट इज़ बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के में अगर देखा जाए तो क्यों फॉग की कंडीशंस है, तो ये फैक्टर्स याद रखना है, और मॉइस्चर इनकर्जन बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, ये याद रखना। तो देखो ये ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक हो गया, अब ये ज्योग्राफी हो गई। अब इसमें हम करंट अफेयर्स का मतलब क्या समझते हैं, अपने व्यू पॉइंट को आप जानते हो ना, कि आप करंट अफेयर जनरली क्या देखते हो और असल में हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ज्योग्राफी का, सारे सब्जेक्ट न्यूज़पेपर में एक साथ पढ़ सकते हो। यही आज के समय में न्यूज़पेपर का एनालिसिस होना चाहिए, ना कि अब हाल में हम क्या हुआ, ये हुआ, है ना, वो मालदीव्स के साथ क्या चल रहा है। मालदीव्स पे अभी आर्टिकल 1-2 दिन में बढ़िया आ जाएगा, एक साथ कवर कर लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अपडेट करने से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने कवर अभी नहीं किया है एक साथ। अभी बड़ा आर्टिकल उसमें या तो संडे को या कुछ दिन में आ ही जाएगा, जिसमें पूरा डिटेल में हर एक डायमेंशन रहेगा, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूएस हिट बाय एक्सट्रीम वेदर विथ फ्लैश फ्लड। देखो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर और आईआर ऐसे एरियाज हैं जो हाईली डायनेमिक है। ठीक है, और इनमें जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, खासतौर से अगर आप देखोगे तो इनमें जो चीज़ें आपकी न्यूज़ में रहती हैं, ये जो कंसेप्ट न्यूज़ में रहते हैं, वहाँ से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ा था फजॉर्ड। ठीक है, ज्योग्राफी का कितने भी टीचर से आप बात कर लो, रेयरली किसी ने इसको पढ़ाया होगा, बट हमने क्यों डिस्कस किया था, न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें एक छोटी सी न्यूज़ थी, वहाँ से मैंने फजॉर्ड का किया था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ, आप चाहो तो देख लो। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मैंने अभी उसको ज़्यादा, आप कह सकते हो कि वो नहीं किया, ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया, कभी वो तब आता नहीं है कैसे करना है। बट अगर आप जो लोग जुड़े हैं दे आर अवेयर अबाउट इट। अब यहाँ पे देखो, अब ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ है, तो कोई भी ज्योग्राफी का टीचर होगा ना, मतलब जो यूपीएससी का जो प्रश्न बनाते हैं, तो वो ये देखेंगे कि अच्छा ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ है, इससे क्या हुआ, कैसी स्थिति बनी। तो यहाँ पे टॉर्नेडोज का फॉर्मेशन हुआ था। अब हमारे लिए प्रश्न बन गया, क्योंकि देखो ये हमसे ये मतलब नहीं है कि इससे बाढ़ आ गई या क्या हो गया, चलो वो एक इवेंट था, और उससे जो भी लॉस है वो एक घटना है, बट इसके पीछे फेनोमेना क्या है ना, वो हमें जानना है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो टॉपिक बनता है वो है जैसे एक तो टॉर्नेडोज जो हम डिस्कस करेंगे, और ब्लिजर्ड मतलब जो ये बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं, उन्होंने ब्लिजर्ड्स बोलते हैं, बर्फीली जो हवाएं हैं। तो हमारे लिए एक टॉपिक ज्योग्राफी का निकल कर आता है कि टॉर्नेडोज होते क्या हैं आखिर। तो टॉर्नेडो बेसिकली क्या है, दे आर रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर टचिंग द ग्राउंड, है ना। तो जैसे आपने टॉर्नेडो का, मैंने इमेज नहीं डाली है, तो आपने देखा होगा कि वो टॉर्नेडोज होते हैं ना जो इस टाइप से मतलब इस टाइप से रहती है, और ऐसे नीचे से धूल लेकर और ऊपर आसमान में बादल से जुड़े होते हैं। तो बेसिकली ग्राउंड से और बादल से ही जुड़ा हुआ है, और ये ऐसे ऐसे करके मूव करता है, इन्हें हम टॉर्नेडोज बोलते हैं। तो ये क्या है कि टचिंग एयर जो है ग्राउंड को टच करती है, और बेसिकली जो थंडरस्टॉर्म जो बादल ऊपर हैं उनके बेस से जुड़ा होता है। तो ऊपर आपका थंडरस्टॉर्म से जुड़ा है, नीचे आपका ग्राउंड सरफेस से जुड़ा है। टॉर्नेडोज आर द नेचर मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म। ठीक है, और पावरफुल थंडरस्टॉर्म है। टॉर्नेडोज जो हैं दे कैन कॉज फर्टिलिटीज़, काफ़ी नुकसान भी कर सकते हैं। आप देखो स्पीड कितना हो सकती है, 300 माइल पर आर की स्पीड हो सकती है। और इसमें क्या है, जो बहुत बड़े बड़े थंडरस्टॉर्म होते हैं उससे टॉर्नेडोज बनता है। और अंडर द थंडर क्लाउड वार्म ह्यूमिड एयर जो प्रेजेंट है, एयर राइजेस वाइल कूल एयर फॉल अलॉन्ग विथ रेन ऑन और है। तो अब देखो जैसे मान लो कि
जैसे ये आपका थंडर क्लाउड है, ठीक है। अब इसमें जो गर्म हवाएं होंगी वो तो ऐसे ऐसे रेस कर जाएंगी, और जो थोड़ी ठंडी है और बारिश वो नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। सो ये जो है ये कंडीशन जो होती है जिसमें है ना, और ये एक तरफ से ये तेज़ी से मूव भी कर रहा है, तो और ये गर्म हवा नीचे की तरफ जा रही है, बारिश नीचे की तरफ जा रही है, तो ये इसको इस टाइप से ऐसा वर्लिंग भी देगी। तो दिस कंडीशन कैन कॉज स्पिनिंग एयर करंट्स। जो स्पिनिंग एयर करंट है वो आपका हॉरिजॉन्टल एंड दे कैन टर्न वर्टिकल। पहले मान लो स्पिनिंग एयर करंट ऐसे मतलब इस टाइप से जाएगी, पर फिर ये वर्टिकल और ड्रॉप डाउन फ्रॉम द क्लाउड बिकमिंग अ टॉर्नेडो। मतलब ये बेसिकली फिर वर्टिकल भी हो सकती है, जैसे मान लो थंडर क्लाउड है, यहाँ से हवाएं ऐसे नीचे की तरफ, जो थोड़ी ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, फिर धीरे धीरे इनका मूवमेंट ऐसे होगा, फिर धीरे धीरे ये वर्टिकली डेवलप होती चली जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन कितनी इंटेंसिटी जो है रहती है। जैसे मान लो जो टॉर्नेडो के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको लिए चाहिए वो है लाइक वेरी अनस्टेबल विंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। जैसे मान लो यहाँ पे एक तरफ स्ट्रॉन्ग ऐसे विंड आ रही है और एक तरफ साउथ ईस्ट विंड ऐसे है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जो एयर है वो बहुत ही अनस्टेबल हो और विंड्स डिफरेंट हाइट्स में ब्लो कर रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में ब्लो कर रही हैं। जैसे मान लो एक विंड इधर ब्लो कर रही है वेस्ट में, यहाँ देखोगे साउथ ईस्ट में ब्लो कर रही है। तो अब इस टाइप की जब विंड ब्लो करेगी ऐसे 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 ऐसे, तो ये इस टाइप का फॉर्मेशन होगा, इस टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड्स नीचे आपका हवा और बारिश का सोर्स बन जाता है, और धीरे धीरे जो विंड नीचे की तरफ आ रही है इस तरीके से, ये धीरे धीरे नीचे आते आते और ये ग्राउंड सरफेस से भी टच होती जाएगी। साथ में बादल हैं, बादल और ये ऐसे मूव करेंगे, साथ में हवाएं भी इसके मूव करेंगी। तो इस टाइप से टॉर्नेडो का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये देख लो, कंडीशंस आर राइट फॉर टॉर्नेडो व्हेन द एयर बिकम वेरी अनस्टेबल विथ विंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। और ये कंडीशंस को हम विंड शेयर भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विंड शेयर। विंड शेयर शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनसाइड द ह्यूज थंडर क्लाउड वार्म एंड ह्यूमिड एयर इज राइजिंग वाइल कूल एयर इज फॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो बड़ा सा थंडर क्लाउड होगा, वार्म और ह्यूमिड जो एयर है वो राइज करती है और कूल एयर नीचे फॉल करती है। और ठीक है, तो ये बस आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जैसे गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी, ठंडी नीचे की तरफ आएंगी, और यही कंडीशंस बेसिकली स्पिनिंग एयर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी आपकी जो है वो होती हैं। एंड अगर मान लो यही हवाएं जो नीचे की तरफ आ रही हो ग्राउंड सरफेस से टच हो जाएं और स्पीड बढ़ जाए, तो ये टॉर्नेडो फॉर्म आपका हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एआई पावर्ड मिस इन्फॉर्मेशन बिगेस्ट शॉर्ट टर्म थ्रेट टू ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये है फॉल्स और जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है आज के समय में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत भी हो गई है, कई बार हमने पढ़ा भी है। एआई का इस्तेमाल करके हमारे परसेप्शन माइंडसेट को बहुत अधिक मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिससे हमारी सोसाइटी पोलराइज्ड हो सकती है। जैसे ये दिखाया जा सकता है, देखो ये रिलीजन इसके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें दिखाई जा सकती है। समाज बहुत पोलराइज्ड हो सकता है, डेमोक्रेसी भी इससे काफ़ी अधिक अफेक्ट हो सकती है। एंड ये अभी जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है इसने कहा भी है कि जो थ्रेट है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म थ्रेट है। कई प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड भी तेज़ी से हो रही हैं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। अब इसके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का थोड़ा सा सीखना ज़रूरी है। जैसे आज के समय में एआई चैटबॉट्स आ गए हैं, कंटेंट का मैनिपुलेशन, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि जैसे लोगों के पास स्किल पहले होती थी उन चीज़ों को जनरेट करने के लिए, अब तो बिना स्किल के भी जो लोग हैं वो एआई यूज़ करके और ऐसे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी स्पेशलाइज्ड स्किल की ज़रूरत थी, अब उस वैसे कोई स्पेशलाइज्ड स्किल भी नहीं चाहिए। और फर्दर समाज ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज्ड होता जाएगा, वीडियो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। इट कैन एम्पावर मेलिशियस एक्टर्स, जो कि मेलिशियस मतलब जो ऐसे होते हैं ना जो जिनका काम ही यही है कि गलत सलत काम करना, तो ऐसे लोगों के पास एक हाथ में बड़ा टूल बन गया है, साइबर अटैक के लिए यूज़ कर सकते हैं और भी कई पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देख लो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट विदाउट कंजर्वेशन ऑफ लाइवलीहुड। ये चलो ये कल का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में दे दिया, रीड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्टिंग सेशन में डाल दिया था जो आज का क्वेश्चन है। सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से आप लोग डाउनलोड करना, और सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाना। मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो चुकी है, इसका टारगेट मैंने आपको बता दिया है सेशन के बीच में। मेंटरशिप प्रोग्राम का टारगेट, नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी, ठीक है। और अभी मैं नए कोर्सेस लेकर आ रहा हूँ। एक तो एडवांस करंट अफेयर का कोर्स आएगा, ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है 24 के लिए। फिर एग्रीकल्चर GS का कोर्स आएगा,
IR का कोर्स आएगा, ये सारे कोर्सेस मैं आपके लिए ये सब सब्जेक्ट कवर कर दूंगा। उसके बाद एनवायरनमेंट मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है फ्री में, यहाँ पे देख लेना, बेसिक कवर्ड है। उसके बाद पॉलिटी, स्पेक्ट्रम और GC लियोंग, ये सब चीज़ें मैं किताबें जो है आप लोग को फ्रीली यूट्यूब के अंदर कवर कराऊंगा, ठीक है। तो वो आप लोग अपना कर लेना। तो और प्लस जो एडवांस पार्ट है वो ऐप के अंदर क्लासेस होंगी, ये देख लेना है। एग्रीकल्चर ऑप्शन आप कंप्लीट कर सकते हो, 24-25 की तैयारी आप अगर कर रहे हैं, ये प्रोग्राम मिस नहीं करना। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं, मैंने पूरा डिटेल आपको दे दिया, इसकी एक डेमो क्लास भी मैं जो हुई है वो भी डाल दूंगा, तो आप लोग उसको भी देख चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे मेल करना, सारी इन्फॉर्मेशन दे के मुझे इस मेल ID पे मेल करना है, खास तौर से इन 2 पॉइंट्स पे जरूर से हाईलाइट करना। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।